नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में है अफीफा मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलाया अपार्टमेंट राहत बचाव कार्य की अपडेट। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने दिया बयान। अब तक 14 लोगों को जीवित निकाला जा चुका है। 2 से 3 लोगों के अंदर होने की संभावना है। लगभग 1.5 घंटे और चलेगा ऑपरेशन। लखनऊ से बड़ी खबर, अलाया अपार्टमेंट राहत बचाव कार्य की अपडेट। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने दिया बयान। अब तक 14 लोगों को जीवित निकाला जा चुका है। 2 से 3 लोगों के अंदर होने की संभावना। लगभग 1.5 घंटे और चलेगा ऑपरेशन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अलाया अपार्टमेंट राहत बचाव कार्य की अपडेट। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने दिया बयान। अब तक 14 लोगों को जीवित निकाला जा चुका है। 2 से 3 लोगों के अंदर होने की जताई जा रही है संभावना। अभी थोड़ी देर, लगभग 1.5 घंटे तक और चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अलाया अपार्टमेंट राहत बचाव कार्य की अपडेट। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने दिया बयान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जुड़ चुके हैं। दिवाकर मिश्रा जी, क्या अपडेट है इस वक्त पूरे मामले को लेकर? रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा? कितने लोगों को अब तक निकाला जा चुका है? जी अफीफा, बताना चाहेंगे कि वजीर हसन रोड, हजरतगंज के वजीर हसन रोड पे जो ये अलाया अपार्टमेंट बिल्डिंग गिरी थी, उसमें लगभग 14 लोगों को अभी जीवित निकाला जा चुका है। ये मंडलायुक्त रोशन जैकब का ये बयान है। और सभी घायलों को सिविल हॉस्पिटल और केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सभी खतरे से बाहर हैं, ये भी कहा गया है। और अन्य अस्पतालों में भी अतिरिक्त डॉक्टरों को ड्यूटी पे तैनात कर दिया गया है, ताकि यदि कोई इमरजेंसी हो तो उनका तुरंत इलाज कराया जा सके। 40 बेड रिजर्व करा दिए गए हैं। इसके अलावा बताना चाहेंगे अफीफा की, इस मामले में कार्रवाई का भी आदेश मंडलायुक्त रोशन जैकब ने दे दिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को अपार्टमेंट के मालिक मोहम्मद तारिक और नवाजिश ताहिर के साथ अपार्टमेंट का निर्माण कराने वाले यजदान बिल्डर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश रोशन जैकब ने दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है मंडलायुक्त ने कि यजदान बिल्डर्स ने जो अन्य इमारतें भी बनाई हैं उनको भी चिन्हित किया जाए, और यदि उनमें कोई अवैध निर्माण या मानक के विपरीत निर्माण हुआ है तो उसको तत्काल ध्वस्तीकरण कराया जाए। जी अलाया। जी दिवाकर जी, अभी तक सीएम ने क्या निर्देश दिए हैं इस पूरे मामले को लेकर? किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाएगी? जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें समाजवादी पार्टी के एक विधायक भी का भी परिवार फंसता जा रहा है, क्योंकि ये जो इस बिल्डिंग को बनाने में जो पार्टनर थे वो नवाजिश साहिद, वो मेरठ की किठौर विधानसभा सीट से सपा के विधायक हैं। साहिद मंजूर, उनका बेटा और उनका भतीजा, ये दोनों उस बिल्डिंग को बनाने में वाले बिल्डर के साथ पार्टनरशिप में ये काम करते थे, रियल एस्टेट का ये काम करते थे। और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हिरासत में लेकर पुलिस इनको पूछताछ कर रही है। और यजदान बिल्डर्स के मालिकान को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, क्योंकि इस पर सीधा संज्ञान, सीधा रिपोर्ट सीएम योगी ले रहे हैं। अधिकारियों, वहां पे सारे बड़े अधिकारी मौजूद है। डीएम, डीजीपी और मंडलायुक्त के साथ साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और नगर विकास मंत्री एके शर्मा की ड्यूटी सीएम योगी ने लगाई है। वो लगातार अपडेट ले रहे हैं और सख्त मूड में है। उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाए जो भी इसके पीछे हो, क्योंकि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि इसमें जो लोग फंसे थे, अभी काफी लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 2-3 लोग अंदर हैं इसमें, जिनको निकालने का प्रयास जारी है। और सेना भी बुलाए जाने की खबर मिल रही है, लेकिन अभी तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां लगातार काम कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए दिवाकर मिश्रा जी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे लखनऊ से, अलाया अपार्टमेंट राहत बचाव कार्य की अपडेट। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने दिया बयान। अब तक 14 लोगों को जीवित निकाला जा चुका है। 2 से 3 लोगों के अंदर होने की संभावना। लगभग 1.5 घंटे और चलेगा ऑपरेशन। लखनऊ से बड़ी खबर, अलाया अपार्टमेंट राहत बचाव कार्य की अपडेट बता रहे हैं आपको। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने दिया बयान। अब तक 14 लोगों को जीवित निकाला जा चुका है। 2 से 3 लोगों के अंदर होने की संभावना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज तिवारी, इस पूरे केस में यजदान बिल्डर्स का नाम सामने आ रहा है, तो किस तरह से यजदान बिल्डर्स पर एक्शन लिया जाएगा?
जी, अफीफा बिल्कुल बताना चाहेंगे कि याज़दान बिल्डर ने जो है कि निर्माण कार्य कराया था इस अपार्टमेंट का, तो अलाया जी, अपार्टमेंट अफ़ीफ़ा में बिल्कुल जो बताना ये चाहेंगे घटना कि हुई है, वो याज़दान काफ़ी बिल्डर चिंताजनक है ने और जो है इसको कि निर्माण लेकर कार्य सीएम कराया योगी था इस आदित्यनाथ ने अपार्टमेंट का, तो अलाया तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ-साथ निर्देश दिया है कि जितने भी लोग रेस्क्यू के द्वारा निकाले जा रहे हैं, उनको सिविल अस्पताल में एडमिट कराया जाए और तत्काल उनको बेहतर इलाज दिया जाए। आपको बता दें कि जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, वो लगातार वहाँ पे राहत और बचाव का कार्य कर रही हैं और इसके साथ-साथ मैं कामना करूँगा कि जो भी लोग हैं, वो कहीं न कहीं सकुशल और जीवित ही बाहर निकले। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है और जितने लोग सिविल अस्पताल में और केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर वगैरह में जहाँ भी एडमिट कराए जा रहे हैं, उनका जो भी इलाज होगा वो मुफ्त होगा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, वो यहाँ के लखनऊ से ही सांसद भी हैं और लखनऊ से उनकी राजनीतिक पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई थी। उन्होंने इस पे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, लखनऊ से बड़ी खबर। और जो अलाया अपार्टमेंट राहत बचाव कार्य की अपडेट। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने दिया बयान। अब तक 14 लोगों को जीवित निकाला जा चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज तिवारी, इस केस में याज़दान बिल्डर्स का नाम सामने आ रहा है, तो किस तरह से उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा इस पूरे केस को देखते हुए? जी, अफीफा बिल्कुल बताना चाहेंगे कि देखिए इस केस में सपा एमएलए शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे को गिरफ्तार किया गया है। नवाजिश को और तारिक को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम पे इस बिल्डिंग की जमीन थी और निर्माणकर्ता जो थे वो याज़दान बिल्डर थे, तो उनके लिए भी जो है कि लखनऊ पुलिस निकल गई है उनको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि शासन की तरफ से सीधा निर्देश है कि इस मामले में जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, जिनकी गलती पाई जा रही है, उनको तत्काल प्रभाव से अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। चूंकि ये बड़ा मामला है, आपको बता दें कि पिछले दिनों जब लखनऊ में कई होटलों में आग लगी, उसी समय सीएम योगी ने कहा था कि ऐसे बिल्डिंगों को चिन्हित किया जाए जिनके पास एनओसी नहीं है और जो जर्जर हैं, यानी वो कभी भी गिर सकते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं एलडीए की भी भूमिका पर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर वो अधिकारी क्या कर रहे थे। लेकिन फिलहाल सीएम योगी का सीधा निर्देश है कि जो भी घायल राहत और बचाव कार्य के द्वारा निकाले जा रहे हैं, उनका तत्काल इलाज की उनकी समुचित व्यवस्था की जाए और उनको निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। साथ ही साथ इस मामले से जुड़े जो लोग हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कल जब ये हादसा हुआ तो वहां पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे, साथ ही साथ नगर विकास मंत्री एके शर्मा पहुंचे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना था कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अच्छा काम कर रही हैं और जल्दी से जो है कि जो लोग हैं उनको रेस्क्यू के तहत बचा लिया जाएगा। और आज जो है कि मंडलायुक्त रोशन जैकब ने बताया है कि 12 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद 14 लोगों को सकुशल उसमें से निकाल लिया गया है। संभावनाएं है कि 1-2 लोग और बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, यानी कुल मिला जुला करके जो राहत और बचाव कार्य चल रहा है वो 2 से 3 घंटे और चलेगा, उसके बाद इसमें सफलता मिल जाएगी। तो बड़ी बात यह है कि तत्काल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां कमान संभाली और यूपी पुलिस के जवान भी वहां मौजूद थे। सेना को भी बुलाने की कोशिश की गई थी कि जरूरत पड़ी तो सेना को भी बुलाया जाएगा। हालांकि 2-4 अधिकारी वहां मौजूद थे, लेकिन इसके बाद सभी लोगों को सकुशल बचा लेना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। चूंकि देखा जाए तो इस पूरे मामले में 4 बिंदु ऐसे हैं जो बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो है कि ध्वस्त हुई या जमींदोज हो गई। चूंकि बिल्डिंग 13 साल पुरानी थी और इसके निर्माण कार्य में कहीं ना कहीं खामियां थी, जिसके चलते मात्र 13 साल पुरानी बिल्डिंग जो है कि जमींदोज हुई है। साथ ही साथ बेसमेंट में काम चल रहा था, तो बेसमेंट में अगर जो कोई बड़े लेवल पे काम चल रहा है और कुशल निर्देशन के बिना ये काम हो रहा है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं उनके बिना अगर जो ये काम कराया जा रहा है, तब भी कहीं ना कहीं ऐसा हादसा हो जाता है। वहां जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि 2:30 बजे के लगभग सूचना मिली कि भूकंप आया है दिल्ली एनसीआर में, उसके बाद की ये घटना है। तो ये भूकंप भी एक कारण हो सकता है। जो एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि अगर नीचे बेसमेंट में जो काम चल रहा था वो अगर जो सीरियस वर्क होगा, अगर जो पीलर लगे थे उनपे कार्य चल रहा होगा और भूकंप ऐसी स्थिति में आए तो भी मकान ध्वस्त हो सकती है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डिंग गिरने के पहले एक जोर की आवाज हुई, यानी माना जा रहा है कि हो सकता है कि सिलेंडर वगैरह भी फटा हो। तो बेसमेंट में इस तरह का जो इस तरह की एक्टिविटी होती है तब भी कहीं ना कहीं इमारत को नुकसान पहुंच सकती है। फिलहाल जो है कि टीमें लगी हुई है जांच में कि आखिर क्या कारण रहा है कि ये 7 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार वहां पे डटी हुई है और 13-14 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी फिलहाल
जो रेस्क्यू चल रहा है उसमें कुछ लोगों की संभावना है कि कुछ लोग जो अंदर होंगे उनको मोबाइल से ट्रेस किया जा रहा है कि किसी का मोबाइल फोन हो, उनके नंबर पे फोन करके कि क्या है कि नहीं है, कैसे है, क्या है। तो मोबाइल का सहारा लिया गया था इस रेस्क्यू में और बहुत बड़ी सफलता मिली कि 12 घंटे में 14 लोगों को जीवित उस मतलब मौत के मंजर से जीवित निकाल लेना अपने आप में उपलब्धि है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है कि इस मामले में जुड़े जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के एमएलए के बेटे और भतीजे को गिरफ्तार किया गया है और याजदान बिल्डर के भी तमाम उन कर्मचारियों को जो ये बिल्डिंग निर्माण करवाने में लगे हुए थे जिनका नाम आ रहा है उनके लिए भी लखनऊ पुलिस रवाना हो चुकी है। पंकज, यजदान बिल्डर्स को लेकर इस केस में उनका नाम सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि यजदान बिल्डर्स को लेकर खासतौर से कि इस केस में बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है, तो इशारा किसकी तरफ है? देखिए, चूंकि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है सबसे पहले तो उसके मालिक को अरेस्ट किया जाता है और उनसे पूछताछ होती है कि जो ये अपार्टमेंट बना है इसमें जो जो भी मटेरियल लगा है वो किस हिसाब से लगा हुआ था और किस हिसाब से निर्माण हुआ था, एनओसी कैसे मिल गया था आपको, क्योंकि इसके बाद तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। नगर विकास की तरफ से जो एलडीए होता है उसकी तरफ से नगर निगम के अधिकारी आते हैं और ये उसकी जांच करते हैं, एनओसी मिलता है। तो तमाम इसमें नगर निगम के भी अधिकारियों की भी बात हो रही है कि आखिर एनओसी मिली तो कैसे मिली, अगर इस तरह की स्थिति थी तो कौन कौन अधिकारी इसमें जिम्मेदार हैं, और दूसरी बात यह कि अगर जो बेसमेंट में वर्क हो रहा है तो उसके लिए क्या कुछ योजनाएं बनाई गई थी, जो मानक है उसके अनुसार वहां पे निर्माण कार्य चल रहा था, काम चल रहा था या नहीं चल रहा था। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं उन मुद्दों को खंगालने के लिए कि आखिर क्या कारण रहा है कि यह बिल्डिंग जमींदोज हुई है। पंकज, बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, क्या ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने पहले कभी किसी तरह की कोई शिकायत की हो या किसी तरह की परेशानी का उनको सामना करना पड़ा हुआ बिल्डिंग में रहते हुए? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि अभी इस तरह का कोई मामला नहीं आया कि उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो कहीं जाके इस तरह की शिकायत किए थे। चूंकि बिल्डिंग मात्र 12 से 13 साल पुरानी थी, तो ऐसी बिल्डिंग का कोई चांस नहीं होता है कि मतलब इतने पॉश एरिया में सारे मानकों को पूरा करके अगर जो इस तरह की बिल्डिंग बनाई जाए तो वो जो है कि भूकंप रोधी होती है और ध्वस्त होने का कोई चांस नहीं होता है। लेकिन आखिर इस निर्माण कार्य में क्या कुछ मिलाया गया था कि भूकंप रोधी, एक तो पॉश एरिया हजरतगंज का, लखनऊ का एक हर्ट कहा जाता है हजरतगंज को, और उस एरिया में इस तरह की घटना अपने आप में सवालिया निशान खड़े कर रही है कि जो तमाम एलडीए के अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे, और गवर्नमेंट की तरफ से बार बार जो निर्देश दिया जा रहा है कि जो जर्जर भवनें हैं उनको चिन्हित किया जाए, जो बिना एनओसी के जो बिल्डिंग है, जो अपार्टमेंट है, जो होटल है, उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पहले से ही यूपी गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन बावजूद इसके आखिर क्या कारण रहा है कि उस बिल्डिंग को चिन्हित नहीं किया गया और इस तरह के बड़े हादसे हुए। जो एनओसी मिले थे वो किस हिसाब से मिले थे, और जब कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था तो उसमें क्या कुछ मटेरियल लगाए गए थे, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं जिनकी जांच अभी सरकार के द्वारा की जा रही है। फिलहाल अभी जो दोषी लोग, जो भी इसमें जिन जिन दोषियों का नाम आ रहा है उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है रात में, और याजदान बिल्डर के लिए लखनऊ पुलिस रवाना हुई है। इसमें ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि याजदान बिल्डर के जो ऑनर है उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पंकज, एक सवाल मेरा आपसे और है, यजदान बिल्डर्स की खास अगर हम बात करें तो अभी बीते कुछ वक्त पहले ही ऐसा हुआ है कि एलडीए ने उनकी एक बिल्डिंग ध्वस्त की है और अब उनका नाम फिर से एक बिल्डिंग गिरने में सामने आया है। तो यजदान बिल्डर्स की मुश्किलें किस तरह बढ़ने वाली हैं आने वाले दिनों में? बिल्कुल अफीफा, बताना चाहेंगे कि देखिए पिछले दिनों जिस हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसके बाद कल ये जो मामला आया, इस मामले में भी जो निर्माण करता है वो याजदान बिल्डर है। तो अब जो है कि सरकार उनके खिलाफ फुल एक्शन मोड में है और उनके द्वारा बनाए गए हर अपार्टमेंट की आने वाले वक्त में सरकार के द्वारा जांच कराई जाएगी कि आखिर इन्होंने क्या कुछ मटेरियल मिलाया है। फिलहाल इसी मामले में जब पूछताछ उनसे होगी तो खुल के सामने आ जाएगा कि जो भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया है आखिर उसको एनओसी कैसे मिली है, और उसमें जो भी जो चीजें लगाई जाती हैं, रॉ मटेरियल लगाया जाता है, वो किस हिसाब से लगाया जाता है, कौन कौन से अधिकारी उसको अप्रूव किए थे। तो ये तमाम चीजें जो है कि खुल के अब सामने आएंगी। फिलहाल सरकार एक्शन मोड में है और फिलहाल इस मामले में कोई भी जो दोषी है वो बचता हुआ दिखाई अभी नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पंकज। इस वक्त बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे थे। अलाया अपार्टमेंट राहत बचाव कार्य की अपडेट। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने दिया बयान। अब तक 14 लोगों को जीवित निकाला जा चुका है। 2 से 3 लोगों के अंदर होने की संभावना जताई गई है। लगभग 1.5 घंटे और चलेगा ऑपरेशन। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे को लखनऊ भेजा गया। मेरठ पुलिस ने घंटों पूछताछ के बाद भेजा लखनऊ। अलाया अपार्टमेंट मामले में हुई पूछताछ। रात 1:35 पर किया गया लखनऊ रवाना। अलाया अपार्टमेंट की जमीन
सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक के नाम पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे को लखनऊ भेजा गया। मेरठ पुलिस ने घंटों पूछताछ के बाद भेजा लखनऊ। अलाया अपार्टमेंट मामले में हुई पूछताछ। रात 1:35 पर किया गया लखनऊ रवाना। अलाया अपार्टमेंट की जमीन सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक के नाम पर। लखनऊ सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे को लखनऊ भेजा गया। मेरठ पुलिस ने घंटों पूछताछ के बाद भेजा लखनऊ। अलाया अपार्टमेंट मामले में हुई पूछताछ। रात 1:35 पर किया गया लखनऊ रवाना। अलाया अपार्टमेंट की जमीन सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक के नाम पर। सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे को लखनऊ भेजा गया। मेरठ पुलिस ने घंटों पूछताछ के बाद भेजा लखनऊ। अलाया अपार्टमेंट मामले में हुई पूछताछ। रात 1:35 पर किया गया लखनऊ रवाना। अलाया अपार्टमेंट की जमीन सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक के नाम पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाहिद मंजूर के बेटे को लखनऊ भेजा गया। मेरठ पुलिस ने घंटों पूछताछ के बाद भेजा लखनऊ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज तिवारी, सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश से पूछताछ की गई, पूछताछ में क्या खुलासे हुए? जी पंकज, सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश से पूछताछ की गई, उन्हें हिरासत में लिया गया। पूछताछ में क्या खुलासे हुए? जी अफीफा, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि सपा एमएलए शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे नवाजिश और तारिक, दो नाम ऐसे आ रहे हैं जो सीधे सीधे जोड़े जा रहे हैं याजदान वाली दुर्घटना से। तो याजदान बिल्डर ने जो बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाया था, अलाया अपार्टमेंट लखनऊ के पॉश इलाके हजरतगंज में, वो कल जो है कि गिर गया। और इनमें जो बिल्डिंग की जो जमीन है वो सपा एमएलए शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे के नाम से है। तो नवाजिश और तारिक से पुलिस ने कल पूछताछ की, उसके बाद इनको हिरासत में ले लिया गया है। और पूछताछ के बाद से तमाम ऐसी चीजें आई हैं कि कौन इसमें बिल्डर था और कैसे निर्माण कराया गया, साथ ही साथ एनओसी कैसे मिली, कितने परिवार रहते थे, और मकान का जो है मेंटेनेंस किस हिसाब से कराया जा रहा था, क्योंकि ये बड़ा मामला है। और इसमें सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है वो भी वहां पे पहुंचे थे, साथ ही साथ नगर विकास मंत्री एके शर्मा भी वहां पहुंचे थे। और इस पॉश इलाके में इस तरह की घटना अपने आप में कई सवालिया निशान खड़े कर रही है। इसको लेकर के सपा एमएलए शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और तारिक, भतीजे तारिक को गिरफ्तार किया गया है और उनसे अभी पूछताछ की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल उन्हें लखनऊ भेजा गया है और लखनऊ में ही वो लोग हैं। और इस पूरे मामले में याजदान बिल्डर की गिरफ्तारी के लिए भी लखनऊ पुलिस निकली है, चूंकि याजदान बिल्डर के ही द्वारा ये बिल्डिंग निर्माण कराया गया था। तो तमाम चीजें हैं इसमें कि एनओसी कैसे मिली और जो बिल्डिंग बनाने में जो मटेरियल यूज किया गया था वो किस हिसाब का मटेरियल था कि मात्र 12 साल पुरानी बिल्डिंग जो है कि ध्वस्त हो गई और इसमें जो है कि तमाम लोग फंसे रहे। चूंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने इसमें सक्रिय भूमिका दिखाई और रेस्क्यू ऑपरेशन के थ्रू इसमें 12 से 13 घंटे के अंदर जो है कि 14 लोगों को जीवित बाहर निकाल लिया। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम की। हालांकि सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है कि इस मामले में जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। और इसी के सिलसिले में पुलिस ने सपा एमएलए शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे को अरेस्ट किया है। पंकज, इस पूरे केस में अभी तक किस किस की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले को लेते हुए? बिल्कुल अफीफा, बताना चाहेंगे कि इस मामले में शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे को ही फिलहाल अभी पुलिस ने उठाया है और इनसे पूछताछ चल रही है। इसमें याजदान बिल्डर की भी बात आ रही है कि उन्होंने निर्माण करवाया है। तो याजदान बिल्डर के ऑर्डर और तमाम जो इसमें बिल्डिंग बनाने में जो इंजीनियर लगे होंगे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। यानी पुलिस की गिरफ्त में उनको भी आना ही आना है। साथ ही साथ इसमें एलडीए के भी कुछ अधिकारी फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो भी बिल्डिंग बनाई जाती है नगर के अंदर तो एलडीए का कहीं ना कहीं उसमें परमिशन होता है। नगर निगम के कौन से अधिकारी ने परमिशन दिया था और क्या कुछ एनओसी जो दिया जाता है सरकार के गवर्नमेंट के द्वारा, वो एनओसी जो दिया गया था वो क्या कुछ मानक जो थे उनको पूरा किया गया था कि नहीं, या ऐसे ही दे दिया गया था। तो तमाम सवाल हैं। चूंकि देखा जाए तो सीएम योगी ने पहले ही कह दिया है कि राजधानी क्षेत्र में या यूपी के जितने भी बड़े शहर हैं वहां पे जहां भी जर्जर इमारतें हैं जिनको गिरने की संभावना है उनको चिन्हित किया जाए और उनको ध्वस्त किया जाए। और साथ ही साथ जो बिल्डिंग बिना एनओसी के चल रही है वहां
वहां पे भी जो है कि कार्रवाई की जाए। तो आखिर जब सीएम का आदेश इस तरह का है और इसके बावजूद भी इस तरह के बिल्डिंगों को चिन्हित नहीं किया जा रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो अपने आप में ये कम से कम इन अधिकारियों के ऊपर सवालिया निशान है, जो लिए नगर निगम और इन भवनों का को देखते हैं और उसका मेंटेनेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या कुछ जो लीगल प्रोसेस है उसके तहत ये बिल्डिंग है कि नहीं है, ये अधिकारी भी इस मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। फीफा पंकज, सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश इस पूरी जांच में कितना सहयोग कर रहे हैं, और वहीं दूसरा जो नाम आ रहा है सामने उनके भतीजे तारिक का, तो उनसे कब तक पूछताछ की जा सकती है? अफीफा बताना चाहेंगे कि देखिए इन दोनों लोगों को नवाजिश को और तारिक को पुलिस ने उठाया है और इनसे पूछताछ चल रही है। फिलहाल अभी पुलिस कुछ बताने से परहेज कर रही है। उनका कहना है कि जब सारे मामले को और सबसे पूछताछ होगी उसके बाद ही जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा, रिपोर्ट दी जाएगी। चूंकि मामला ये काफी पेचीदा है और चूंकि मुख्यमंत्री का आदेश है और ये जो घटना हुई है लखनऊ के पौष इलाके में हुई है, तो ऐसे में कई तार जुड़ सकते हैं। चूंकि देखा जाए तो याजदान बिल्डर जिन्होंने बिल्डिंग का निर्माण कराया था, इनके ऊपर भी पिछले दिनों तमाम सवालिया निशान लगे हुए थे। तो ये एक पूछताछ की जांच की प्रक्रिया है। पुलिस इसमें सबसे जो है कि जब बयान ले लेगी, पूछताछ कर लेगी, उसके बाद ही इस मामले का खुलासा करेगी कि आखिर क्या कारण रहा है कि ये बिल्डिंग ध्वस्त हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, शाहिद मंजूर के बेटे को लखनऊ भेजा गया। मेरठ पुलिस ने घंटों पूछताछ के बाद भेजा लखनऊ। अलाया अपार्टमेंट मामले में हुई पूछताछ। रात 1:35 पर किया गया लखनऊ रवाना। अलाया अपार्टमेंट की जमीन सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक के नाम पर। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी सरकार देगी भत्ता। यूपी के 7.5 लाख स्नातकों के प्रशिक्षु भत्ता देगी सरकार। बीए, बीएससी, बीकॉम करने वालों को भी अप्रेंटिसशिप का मौका। तकनीकी विषयों से जुड़े युवाओं को ही मिल रहा था मौका, लेकिन अब बीए, बीएससी, बीकॉम करने वालों को भी अप्रेंटिसशिप का मौका मिलेगा। यूपी सरकार देगी भत्ता। यूपी के 7.5 लाख स्नातकों को प्रशिक्षु भत्ता देगी सरकार। बीए, बीएससी, बीकॉम करने वालों को भी अप्रेंटिसशिप का मिलेगा मौका। इससे पहले तकनीकी विषयों से जुड़े युवाओं को ही मिल रहा था मौका, अब बीए, बीएससी और बीकॉम करने वालों को भी अप्रेंटिसशिप का मिलेगा मौका। यूपी सरकार देगी भत्ता। यूपी के 7.5 लाख स्नातकों को प्रशिक्षु भत्ता देगी सरकार। बीए, बीएससी, बीकॉम करने वालों को भी अब अप्रेंटिसशिप का मौका। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज तिवारी, इस भत्ते के तहत युवाओं को किस तरह फायदा पहुंचने वाला है? जी अफीफा, बताना चाहेंगे कि यूपी सरकार की एक बड़ी कवायद फिर से शुरू होने वाली है। यूपी में 7.5 लाख जो स्नातक प्रशिक्षु हैं, इनको सरकार भत्ता देने की योजना ला रही है। यानी जो स्नातक प्रशिक्षु हैं उनके पढ़ाई में, उनके प्रशिक्षण में किसी तरह की कोई बाधा ना उत्पन्न हो, निर्बाध होकर के वो अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये ऐसे भत्ते जो है कि तकनीकी रूप से दिए जाते थे, जो तकनीकी विषयों के जो छात्र थे उनको दिया जाता था, लेकिन अब ये व्यवस्था चूंकि कर दी गई है कि स्नातक प्रशिक्षु है उनको जो है कि ये दिया जाएगा। बीए, बीएससी और बीकॉम करने वाले छात्रों को अप्रेंटिस का मौका भी दिया जाएगा। तकनीकी विषयों से जुड़े युवाओं को पहले ये सब मिलता था, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि नहीं, जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षु हैं इनको भी दिया जाएगा और इसके लिए 7.5 लाख स्नातकों का चयन किया जा रहा है, जो तमाम मानक है उनको बना करके। और उसके बाद फिर देखा जाए तो ये सरकार जो है कि योगी सरकार लगातार शिक्षा को लेकर के एक्टिव मोड में है। और पिछले दिनों देखा जाए तो जो प्रतिभाशाली छात्र थे, जो शोधार्थी थे, उनको भी लैपटॉप और टैबलेट वितरण किया गया था और सरकार की तरफ से तमाम फायदे और योजनाओं का लाभ उनको दिया जा रहा है कि वो अपने शोध कार्य को पूरा करें। और जो कि शिक्षा ही एक माध्यम है, सरकार का मानना है कि शिक्षा ही एक माध्यम है जो यूपी को सर्वोच्च बना सकती है। और एजुकेशन पे स्पेशल फोकस दिया जा रहा है टीम योगी के द्वारा। इसी क्रम में ये एक नई योजना आई है। आपको बता दें कि यूपी में इन्वेस्टर समिट की भी जो बात चल रही है, इसको देख करके दोनों को कोरिलेटेड किया जा रहा है कि पढ़े लिखे युवा चूंकि यूपी में ही अवेलेबल हो और यूपी में जो कंपनियां आएंगी, यूपी में जो निवेश होगा, जो इन्वेस्टर आएंगे, उनको जो है कि यहीं के लोगों को मुहैया कराया जाएगा ताकि यूपी के युवाओं को रोजगार भी मिले और यहाँ पे इन्वेस्टर भी अच्छे तरह से अपना काम कर सके। तो एजुकेशन हो या
इन्वेस्ट करने की बात हो, इन सारी चीजों पे स्पेशल फोकस बना के टीम योगी चल रही है। और टीम योगी का मानना है कि आने वाले वक्त में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक यूपी को अर्जित करनी है, तो इसके लिए इन तमाम चीजों को लेकर के आगे चलना होगा। अब पंकज, योगी सरकार शिक्षा में सुधार के लिए काफी अहम कदम उठा रही है और इस महत्वपूर्ण कदम से बीए, बीएससी और बीकॉम करने वाले छात्रों के लिए कौन कौन से रास्ते खुलने वाले हैं आने वाले दिनों में? देखिए, तकनीकी विषयों में जो युवा पहले तकनीकी विषयों से जुड़े हुए थे, उनको इस तरह के ऑफर मिलते थे और इस तरह के भत्ते सरकार के द्वारा दिए जाते थे। लेकिन अब जो है कि बीए, बीएससी, बीकॉम वाले छात्रों को भी अप्रेंटिसशिप का मौका मिल जाएगा और स्नातक प्रशिक्षु जो है उनको भी ये भत्ते दिए जाएंगे। तो ये जो भत्ता मिलेगा, इनसे जो आगे की उनकी पढ़ाई होगी, जहां जैसे अड़चने आती हैं, उनको दूर किया जा सकता है और इन भत्तों से वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी शिक्षा में सुधार करके वो आगे जा सकते हैं। और आपको बता दें कि जब किसी भी प्रदेश की जब शिक्षा सबसे अच्छी होती है तो वहां रोजगार भी बहुत अच्छे होते हैं, डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। तो इस गवर्नमेंट का सीधा सीधा फोकस है कि जब एजुकेटेड लोग रहेंगे प्रदेश में, सारे लोग शिक्षित रहेंगे, तो पहली चीज तो करप्शन खत्म होगी, दूसरी चीज अपराध खत्म होगी और तीसरी जो बड़ी चीज है वो विकास का एक नया दौर शुरू होगा। तो चूंकि टीम योगी विकास के नए दौर की बात करिए, तो ऐसे में शिक्षा को मजबूत बनाना काफी एक हद तक उसको मजबूत बनाने का कार्य टीम योगी कर रही है और उसी के तहत ये स्नातक प्रशिक्षुओं को भी अब भत्ता दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पंकज। यूपी के 7.5 लाख स्नातकों को प्रशिक्षु भत्ता देगी सरकार। बीए, बीएससी, बीकॉम करने वालों को भी अप्रेंटिसशिप का मिलेगा मौका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा आज अयोध्या, बस्ती और संत कबीर नगर दौरे पर रहेंगे। पार्टी पदाधिकारियों, मतदाताओं से संवाद करेंगे। सुबह 11 बजे अयोध्या जिला कार्यालय में बैठक करेंगे। अयोध्या जिला महानगर की बैठक करेंगे। भूपेंद्र सिंह दोपहर 2:15 बजे बस्ती में मतदाता सम्मेलन में जाएंगे। अटल बिहारी सभागार में मतदाता सम्मेलन 5 बजे। सिद्धार्थ नगर में बैठक करेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। संत कबीर नगर के खलीलाबाद बीजेपी जिला कार्यालय में भी बैठक करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा आज अयोध्या, बस्ती और संत कबीर नगर दौरे पर रहेंगे। पार्टी पदाधिकारियों, मतदाताओं से संवाद करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी। दिवाकर मिश्रा जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के दौरे को लेकर क्या अपडेट है? किस किस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कहां-कहां बैठक करेंगे? जी अफीफा, बताना चाहेंगे कि भूपेंद्र चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका दौरा आज अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर में होने वाला है, जहां ये पार्टी के पदाधिकारी और मतदाताओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार, जो कार्यक्रम की जानकारी हम लोगों को मिली है, उसके अनुसार सुबह 11 बजे ये अयोध्या के जिला कार्यालय में बैठक करेंगे। उसके बाद जिला महानगर की ये बैठक होगी। इसके बाद ये 2:15 बजे 2:15 पर बस्ती में ये पहुंचेंगे, जहां मतदाता सम्मेलन है। बस्ती के अटल बिहारी सभागार में ये मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें वो शामिल होंगे और शाम 5 बजे ये सिद्धार्थ नगर में बैठक करेंगे। उसके बाद संत कबीर नगर के बीजेपी जिला कार्यालय में बैठक करेंगे। अभिभा बताना चाहेंगे कि भूपेंद्र चौधरी का ये दौरा इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय जगह जगह सांसद खेल महोत्सव हो रहा है और उसको लेकर के भी भाजपा के लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि भाजपा के सांसद अपने अपने क्षेत्रों में सांसद खेल महाकुंभ करवा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जा रहा है और वो वहां के उस जिले के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, वहां के बच्चे उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और उसको लेकर के भी सारे बड़े नेता जगह जगह अलग अलग स्थानों पर उसमें शिरकत करते हैं। बस्ती की जहां तक बात करें तो बस्ती में जब सांसद खेल महाकुंभ हुआ था तो उसमें स्वयं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे और उसको वर्चुअली जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया था। जी अफीफा। दिवाकर जी, अयोध्या जिला महानगर की बैठक काफी अहम मानी जा रही है, तो क्या कुछ कहा जा रहा है खास तौर से इस बैठक को लेकर? देखिए, ये तैयारी पूरी शुरू हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के। उसी को लेकर के ये सारी कवायद है और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव से निकलकर वो दूसरे चुनाव में चली जाती है। अभी ये कल बात आई थी कि डेटा प्लान को लेकर के किस तरह से 2024 के चुनाव की तैयारी की जा रही है। उसी क्रम में ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा ये है और जिसको ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है
क्योंकि अयोध्या हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है और प्रदेश सरकार अयोध्या को एक जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर रही है। इसलिए भी ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाकी 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और जगह जगह इनकी बैठकें, सम्मेलन हो रहे हैं। जी अफीफा। दिवाकर मिश्रा जी, लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं और ऐसे वक्त में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दौरा, तो किस तरह से भाजपा को फायदा मिलने वाला है? ये भाजपा को क्या फायदा मिलेगा ये तो चुनाव में ही पता चलेगा, लेकिन भाजपा ने अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वो कोई कोर कसर छोड़ते भी नहीं है। वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और जैसे ही कोई चुनाव नजदीक आता है वो पूरी तरह से उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। अब लोगों का कितना समर्थन मिलता है ये तो चुनाव के नतीजों में ही पता चलता है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी तरह से पुख्ता करने के लिए ये दौरे शुरू किए हैं। अभी और भी बड़े नेताओं के आने वाले दिनों में दौरे आपको देखने को मिलेंगे और कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, पदाधिकारियों को जोड़ने का काम, अभी से ही उनको जिम्मेदारियां देने का काम शुरू हो चुका है। जी अफीफा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पंकज। इस वक्त की खबर आपको बता रहे थे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा आज अयोध्या, बस्ती और संत कबीर नगर दौरे पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मौसम ने फिर बदली करवट। मौसम विभाग ने दी जानकारी, राज्य के कुछ हिस्सों में छाए रहेंगे बादल। 25 से 27 जनवरी के बीच हो सकती है बारिश। इस दौरान कहीं कहीं खासतौर पर पश्चिमी यूपी में ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। मंगलवार शाम को यूपी के बिजनौर और बरेली समेत कई जगहों पर बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक ठंड और घने कोहरे के साथ ही कई इलाकों में बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने फिर बदली करवट। मौसम विभाग ने दी जानकारी, राज्य के कुछ हिस्सों में छाए रहेंगे बादल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज, मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है, क्या जानकारी मिल रही है मौसम विभाग की तरफ से? जी अफीफा, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि देखा जाए तो पिछले 2 से 3 दिनों से जो है कि पूरे यूपी में कहीं कहीं बादल छाए हुए दिख रहे हैं और कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। आपको बता दें कि कल चूंकि यूपी के बिजनौर में और बरेली में कई जगहों पे भारी बारिश देखने को मिली और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओले गिरने की भी सूचना मिल रही है। तो मौसम ने करवट बदली है और इससे जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो ठंड जाती हुई दिख रही थी वो थोड़ा सा उसकी वापसी हुई है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 25 से और 27 जनवरी तक प्रदेश में जो है कि हल्की छिटपुट बारिश हो सकती है। कई ऐसे जगह होंगे जहां भारी बारिश भी हो सकती है, तो इससे कहीं किसानों को फायदा होगा, तो थोड़ा सा ठंड में इजाफा होगा। यानी कुल मिलाकर मौसम विभाग के अनुसार एक हफ्ते जो मौसम है ऐसे ही बना रहेगा और एक हफ्ते में मौसम का उतार चढ़ाव ऐसे ही देखने को मिलेगा। बारिश की और ओलावृष्टि की जो है कि सूचना मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर जो ओलावृष्टि हो रही है तो ये किसानों के लिए काफी नुकसानदायी होगा और ऐसे संभावनाएं बन रही है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि बारिश के साथ हो। अफीफा। पंकज, राजधानी लखनऊ में क्या माहौल रहेगा? बारिश होगी या ठंड बढ़ेगी, क्या होगा? बिल्कुल अफीफा, बताना चाहेंगे कि जिस हिसाब से मौसम विभाग की सूचना मिल रही है उसके अनुसार राजधानी लखनऊ में अभी बादल छाए रहेंगे और गणतंत्र दिवस क्योंकि के अवसर पर भी बादल रहेंगे। और बताया जा रहा है कि जो पहले सूचना मिली थी उसके अनुसार 24 से और 27 तक की बात कही जा रही थी मौसम विभाग के द्वारा कि बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी। और ये देखने को भी मिल रहा है कि पिछली रात की बात करें तो राजधानी लखनऊ के कई एरिया में जो है कि छिटपुट हल्की फुल्की बारिश हुई और अभी भी राजधानी लखनऊ के ऊपर बादल बने हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अभी आने वाले और 2 से 3 दिन इसी तरह का मौसम रहेगा और मौसम में बदलाव होता रहेगा। हालांकि इन बादलों के साथ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं और जो पहाड़ों पे जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। बात की जाए पूरे उत्तर भारत की तो कई जगहों पे कोहरे हैं और इनको लेकर के यातायात भी प्रभावित हो रहे हैं। 57 ट्रेनें आज जो है वो विलंब से चल रही हैं। तो पूरा उत्तर भारत जो है कि अभी हल्के फुल्के कोहरे की चपेट में है और यूपी की राजधानी लखनऊ में जो है कि छिटपुट बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे यूपी में इस तरह की स्थिति 3 से 4 दिन बनी रहेगी और कई जगहों पे ओले पड़ सकते हैं बारिश के साथ साथ और कई जगहों पे हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए पंकज। उत्तर प्रदेश में मौसम ने फिर बदली करवट। मौसम विभाग ने दी जानकारी, राज्य के कुछ हिस्सों में छाए रहेंगे बादल। 25 से
27 जनवरी के बीच हो सकती है बारिश। इस दौरान कहीं कहीं खासतौर पर पश्चिमी यूपी में ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।